भारत के मैप पर जो आप ये लाल धब्बे देख रहे हैं ना दोस्त, इसे रेड कॉरिडोर बोला जाता है। भारत का एक ऐसा हिस्सा जो नक्सलियों के लाल सलाम से गूंजा करता था और आज से 10 साल पहले तक यहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों पे भारत की सरकार का नहीं बल्कि इन नक्सलियों का शासन चलता था। अब इन आदिवासी लोगों की हालत गेहूं में पड़े उस घुन के जैसी थी जो ना चाहते हुए भी सिस्टम के चक्कर में पिसे जा रहे थे। आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के बीच होते मुठभेड़ में गांव के ये आदिवासी लोग मारे जाते थे। पुलिस भी वैसी है और फिर इन नक्सलवादी भी वैसी है जी, हम बीच में मरने वाले। और इस खूनी मुठभेड़ का हॉटस्पॉट था छत्तीसगढ़ के साउथ में मौजूद अबूझमाड़ के जंगल। आज की वीडियो इसी अबूझमाड़ जंगल के आदिवासी गांव में रिपोर्टिंग करने का एक पत्रकार की है, जिसके बारे में जानने के बाद कभी आपकी रूह भी इस गांव के अंदर जाने को नहीं सोचेगी। ये घटना एक न्यूज चैनल में काम करने वाले एक बहुत ही यंग रिपोर्टर की है, जिनका नाम है दुर्गेश। दुर्गेश वैसे तो लखनऊ के रहने वाले थे, पर अपने न्यूज चैनल के लिए छत्तीसगढ़ वाले रीजन में ग्राउंड रिपोर्टिंग किया करते थे। 2010 की बात है दोस्त। अब एक दिन दुर्गेश को अपने नेटवर्क के थ्रू कहीं से टिप मिलती है कि अबूझमाड़ के जंगलों में जो गांव है ना, इन्हीं में से एक गांव के अंदर जो उस एरिया के नक्सल कमांडर हैं, वो आपसे बैठकर बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब दुर्गेश पिछले कई महीने से इस काम के लिए जुगाड़ लगा रहा था कि यार कहीं से कोई ऐसा कनेक्शन बन जाए जिससे कि मैं इन नक्सल कमांडर से बातचीत कर सकूं, इनकी एक बाइट ले सकूं। न्यूज बाइट की बात हो रही है यहाँ पे। अब जैसे ही दुर्गेश को ये अपॉर्चुनिटी मिली, वो इसकी तैयारी में जोर शोर से लग जाता है। 4 दिनों के बाद एक डेट फिक्स हुआ था जिस दिन ये नक्सल कमांडर दुर्गेश से मिलकर बात करने वाले थे। पर जिस गांव के अंदर ये मीटिंग होने वाली थी, वहां पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अबूझमाड़ के घने जंगल जो कि पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, इसके कई किलोमीटर अंदर चल के उनको उस गांव पे पहुंचना था। अब दुर्गेश ऑब्वियसली वहां पे अकेले नहीं जा सकता था, तो इसने छत्तीसगढ़ के अपने लोकल जो उनके पत्रकारों का नेटवर्क था, उसमें से एक कांटेक्ट निकाला एक आदमी का, जिसका नाम था पवन। अब जो ये पवन लड़का है ना, ये बस्तर का रहने वाला था और बस्तर भी एक बहुत ही ज्यादा हॉटस्पॉट था नक्सल एक्टिविटीज का। बस्तर के ही एक ट्राइबल विलेज में पवन का घर था और उसके पापा वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए काम किया करते थे। अब जैसे तैसे बात बनी और पवन दुर्गेश को अपने साथ उस गांव तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वहाँ जाने से पहले पवन दुर्गेश को बोलता है कि भैया जहाँ पर हम जा रहे हैं ना, वो एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो मतलब मैं जैसे ऐसे बोलूंगा आपको फॉलो करना पड़ेगा। दुर्गेश इस चीज के लिए राजी हो जाता है और जिस दिन उन्हें नक्सलियों से मीटिंग करना था, उसके एक दिन पहले वो पहुंच जाते हैं पवन के घर पे। वहीं बस्तर के ट्राइबल विलेज में जो पवन का घर था, वहां पे दुर्गेश पहुंचता है और पवन के जो पापा थे, ये दुर्गेश को एकदम बहुत अच्छे समझाते हैं कि बेटा तुमको कैसे बिहेव करना है। अब दुर्गेश लोकल रिपोर्टिंग करता था, तो इसने अपने साथ एक चाकू रखा हुआ था। पवन के पापा ने दुर्गेश से वो चाकू लिया और बोला कि बेटा ये सब लेके मत जाओ। उनको थोड़ा भी शक हुआ ना, सीधा गोली मारेंगे सर पे और तुम्हारा खेल खत्म। अब दुर्गेश की थोड़ी फट तो रही थी, भाई पहली बार वो जा रहा है किसी नक्सल कमांडर का इंटरव्यू लेने के लिए। उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, छत्तीसगढ़ में रिपोर्टिंग कर रहा था दुर्गेश। अब अगली सुबह दुर्गेश और पवन एक बस में बैठ के बस्तर से कोई 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव पर पहुंचते हैं और ये रोड कनेक्टिविटी का आखिरी पॉइंट था। यहाँ से जंगल के बीचों बीच 11 किलोमीटर चल के इनको उस गाँव तक पहुंचना था। अब देखो, जो ये अबूझमाड़ के जंगल का एरिया है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था दोस्त। बहुत तरीके के सांप, जंगली जानवर इस जंगल के अंदर रहते थे और उन सबसे भी बड़ा खतरा था जंगल के अंदर बिछे हुए लैंडमाइंस। नक्सलियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए लैंडमाइंस बिछा रखे थे जगह जगह पे। अब जिस पॉइंट पर बस ने इन दोनों को ड्रॉप किया था, वहां पहले से ही 3 लोग पहुंचे हुए थे। ये तीनों उसी अबूझमाड़ जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग थे। पवन के पापा ने पहले ही इसका इंतजाम कर रखा था कि मेरा बेटा और दुर्गेश जी पहुंचेंगे वहां पे और आप इन दोनों को लेके उस गाँव तक जाइएगा। कोई 11 किलोमीटर की टोटल जर्नी थी, जिसमें थोड़ा हिली एरिया भी था और इनको कोई 7-8 घंटे लगने वाले थे गाँव तक पहुंचने में। सुबह के 7 बजे इन सब ने वो मेन रोड छोड़ के जंगल के भीतर चलना स्टार्ट किया और कोई 3.5 घंटे के बाद ये लोग एक जगह खाने के लिए रुकते हैं। एक पुराना सा शेड जैसा बना हुआ था, जहां पर बैठ के ये लोग अपना खाना वाना निकालते हैं, खाना खा रहे होते हैं। और इसी बीच अचानक दुर्गेश देखता है कि जहां पर ये लोग खाना खा रहे थे, वहां से कोई 100-150 मीटर रोड के बीचों बीच बिल्कुल मोटा सा पेड़ का तना पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था किसी ने मोटी लकड़ी काट के रोड ब्लॉक कर दिया हो और उस तने पे लाल निशान बने हुए थे पूरे। अब दुर्गेश पूछता है उन लोगों से जो इनको लेने आए थे कि यार भैया ये क्या है। तब ये लोगों ने पता है क्या बोला कि भैया जो वो पेड़ है ना, वो हमारा LOC है। मतलब थोड़ा सा ये ट्राइबल लैंग्वेज और हिंदी मिक्स करके बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि आप जैसे ही वो पेड़ पार करके दूसरी साइड पहुंचेंगे, तो वहां से भारत सरकार का जो नियम कानून है वो सब खत्म हो जाता है। उस पॉइंट के बाद से ही नक्सलियों का कानून चलता है बस इधर। खाना खाते हुए उन लोगों ने दुर्गेश से बोला कि आपको क्या पता है भैया, इस एरिया का आज तक कोई सरकारी सर्वे ही नहीं हुआ है। सरकार को पता ही नहीं कि साला अंदर कितना गांव है, कितना लोग रहता है। कोई बुनियादी फैसिलिटी नहीं है उनके पास, तो हथियार तो उठाएगा ही ना सरकार के खिलाफ।
अब ये सब सुन के दुर्गेश थोड़ा सा टेंशन में आ गया और उनकी तरफ देखने लगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप चिंता मत कीजिए, हम आपको साथ में लेके चल रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। ये लोग अपना खाना वाना खत्म करते हैं और खाना खत्म करके कोई 6-7 घंटे चलने के बाद फाइनली दुर्गेश उस गाँव में पहुंचता है। दुर्गेश उस गांव में पहुंचता है तो देखता है कि लगभग सारे के सारे घर जो है मिट्टी के बने हुए हैं, एक आध घर ही होगा जो पक्का होगा उधर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब दुर्गेश ने गांव के अंदर जाके पूछा कि यहाँ का प्रधान कौन है, मुझे उनसे मिलना है, तब एक 55-60 साल के बूढ़े दादा आते हैं अपने घर से निकल के और बोलते हैं कि बेटा यहाँ कोई प्रधान उधान नहीं चलता है, यहाँ हमारे जो भाई है नक्सलाइट लोग को बोल रहा था, ये लोग ही सिलेक्ट करते हैं कि गांव की देखरेख कौन करेगा, मतलब प्रधानी कौन करेगा। तो सरकार यहाँ कोई प्रधान सेलेक्ट नहीं करती है, मैं ही हूँ जो गांव का सब कुछ देखता हूँ। अब जो दुर्गेश है ना यहाँ पे अपनी टोन थोड़ी नीचे कर लेता है, ये बोलता है कि दादा मुझे मतलब रुकना है, मुझे और पवन को। तो पहले ही इनके रुकने का भी इंतजाम हो चुका था गाँव के अंदर। जो ये प्रधान का घर था इनके ही जस्ट बाजू में एक और कच्चा मकान पड़ा था, तो उन्होंने वहीं पर दुर्गेश और पवन के रहने के लिए इंतजाम कर रखा था। अब जो ये नक्सली कमांडर था इसने 5:30 बजे का टाइम दिया था दुर्गेश को मिलने के लिए। पर यहाँ एक बहुत अजीब चीज होती है, जो ये 3 लोग दुर्गेश और पवन को गांव तक लेके आए थे, इनमें से ही एक जो बंदा था उसे सब मामा मामा बोल रहे थे। तो मामा जो है बोलते हैं दुर्गेश को कि पवन को आप यहीं रहने दीजिए, आप हमारे साथ चलेंगे जहाँ पर कमांडर साहब मिलेंगे आपसे। और तीनों उसी गाँव के लोकल लोग थे। पहले तो दुर्गेश शक पकाया कि नहीं बिना पवन के मैं कैसे जाऊंगा ऐसे। तो इन्होंने बोला कि अगर आपको उनका इंटरव्यू लेना है, बातचीत करनी है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब दुर्गेश थोड़ा नर्वस तो हुआ, बट इसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसे वो मिस नहीं करना चाहता था। पवन यही प्रधान के पास रुकता है और जो ये मामा थे ये दुर्गेश को लेके नक्सलियों के अड्डे पर जाते हैं जहाँ इनका मीटिंग होना था। अब जो ये मीटिंग प्लेस था इसका लेआउट समझना है एक बार। जो ये गाँव है जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर और अंदर जाके एक छोटा सा रिवर स्ट्रीम आता है। उस रिवर स्ट्रीम के ऊपर लकड़ी के 2 फट्टे पड़े हुए हैं, मतलब पेड़ की जो मोटी मोटी लकड़ी होती है उसके 2 फट्टे पड़े हैं और उस फट्टे पर चल के ही इनको वो नदी पार करनी थी। और नदी पार करके एक छोटा सा पहाड़ी टीले जैसा था, उस टीले पे जाके इनकी मीटिंग होनी थी। वहां पे एक छोटा सा टेंट जैसा लगा हुआ था जहाँ पे ये लोग मिलने वाले थे, नक्सली कमांडर और दुर्गेश। अब मामा दुर्गेश को लेके उस अड्डे पे पहुंचते हैं करीब 5:30 बजे के आसपास, जिस टाइम पे उस नक्सली कमांडर ने बुलाया था दुर्गेश को। और ये लोग वेट करते उसके आने का। वेट करते करते 6:15 हो गए, 6:30 हो गए, पर वो कमांडर नहीं आया। थोड़ी देर के बाद मामा ने देखा कि एक छोटा बच्चा करीब 13-14 साल का वो चल के आ रहा है इनके पास, और इसने आके मामा के कान में कुछ बोला और बोल के वहां से चला गया। मामा ने बोला दुर्गेश को कि देखो आज मीटिंग कैंसिल हो गई है, आज वो नहीं आएंगे तुमसे मिलने, कल मिलेंगे इसी टाइम पे इसी जगह पे, कल हमें दोबारा आना पड़ेगा। अब दुर्गेश इसके लिए रेडी नहीं था भाई, उसने सोचा था एक ही दिन में सब कुछ निपटा के वापस आ जाएगा, पर इतनी दूर आके अब ऐसे खाली हाथ तो जा नहीं सकता था। तो ये मान जाता है कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब ये सब होते होते ना 7 बज चुके थे और शाम लगभग ढल चुकी थी। ये लोग उस टीले से नीचे उतरते हैं। टीले से नीचे उतर के उनको फिर से 1-1.5 किलोमीटर चल के उस गांव तक पहुंचना था वापस, जहां पर आज दुर्गेश रुकता रात को। अब होता क्या है कि जो ये मामा थे ये तो फटाफट उतर गए टीले से, इनको आदत थी। अब दुर्गेश धीरे धीरे उस टीले से नीचे उतर रहा था और मामा जो है दुर्गेश से करीब 100 मीटर आगे चल रहे थे। थोड़ी देर के बाद दुर्गेश मतलब दूर से ही देखता है कि जो मामा है वो जो नदी पार करके ये लोग आए थे उस नदी के इस पार ऐसे जाके खड़े हो गए और खड़े होके नदी की तरफ देख रहे हैं। अब दुर्गेश देखता है कि नदी के दूसरी साइड, जिस साइड से वो लोग चल के आए थे पुल पे, उस पुल के बिल्कुल एंड पे ना एक औरत खड़ी है। दुर्गेश ने देखा कि जो वो औरत है उसने ब्लाउज वगैरह कुछ नहीं पहना था, एक व्हाइट कलर की मैली सी साड़ी थी बस, और उसने हाथ में एल्युमिनियम का एक बड़ा सा बर्तन ले रखा था ऐसे करके, और वो अपने लोकल लैंग्वेज में कोई गाना गुनगुना रही थी बहुत धीरे धीरे। दुर्गेश को बड़ा स्ट्रेंज लगा कि यार ये पूरा नक्सलियों का इलाका, इस समय ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है। ये दौड़ के आया मामा के पास और एकदम एक्साइटमेंट में पूछता है मामा से कि मामा कौन है औरत। तो मामा ने दुर्गेश का हाथ पकड़ के बहुत जोर से दबाया और जहाँ वो पुल के सामने खड़े थे उससे थोड़ी दूर पर लेके गए साइड में, और इन्होंने दुर्गेश को एक बात बोली कि बेटा अगर तुझे जिंदा इस जगह से वापस अपने घर लौटना है तो तुम ना ही इस औरत के बारे में मुझसे कुछ पूछोगे और ना ही इस औरत के आंख में देखोगे। तुम जब पुल पार करोगे तो हो सकता है ये औरत तुम्हें सल्फी पीने को बोले। जो ये एल्युमिनियम के बर्तन में लेके खड़ी है इसके अंदर सल्फी है, यहाँ का लोकल जो देसी दारू होता है उसे सल्फी बोलते हैं। वो तुम्हें सल्फी ऑफर करेगी, बड़े प्यार से पीने के लिए बोलेगी, पर तुमको एक शब्द नहीं बोलना है, तुमको बस सर नीचे करके मेरे साथ साथ चलते रहना आगे गाँव की तरफ। भाई दुर्गेश का फट के यहाँ पे दरवाजा हो चुका था एकदम। अब वो औरत चुपचाप उस एल्युमिनियम के बर्तन को पकड़ के इनकी तरफ देखे जा रही थी और अपना गाना गुनगुना रही थी, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अब मामा बोलते हैं कि मैं पहले ये पुल पार करके उस साइड जाता हूँ, उसके बाद तुम आना और सीधा मेरे साथ गांव की ओर चल देना। दुर्गेश बोलता है ठीक है, फट तो रही थी इसकी। मामा वो पुल पार करके इस साइड आके खड़े हो जाते हैं जिस साइड पे वो औरत खड़ी थी। अब जो ये पुल है, नीचे नदी बह रही है, इस साइड दुर्गेश खड़ा है, इस साइड वो औरत खड़ी है। पुल जहाँ पे खत्म होता है बिल्कुल उसके एंड पे, और यहाँ पे मामा आगे खड़े हो गए साइड में।
अब इस समय ना दुर्गेश सामने नहीं देख रहा था क्योंकि सामने वो औरत खड़ी थी और वो लगातार अपने ट्राइबल लैंग्वेज में गाना गुनगुना रही थी और उसके गाने की आवाज दुर्गेश को सुनाई दे रही है। दुर्गेश की नजर जो है वो नीचे है पुल की तरफ। अभी जैसे ही उस पुल पे चढ़ने के लिए पहला कदम आगे रखता है, भाई साहब इसके कानों में उस औरत का गाना सुनाई देना बंद हो गया। अब सिचुएशन के रिफ्लेक्स में इसने अपना सर ऊपर उठाया देखने के लिए क्या हुआ, तो देखता है कि जो औरत है उसका गर्दन मामा की तरफ है ऐसे, और वो मामा को बहुत घूर के ऐसे देखे जा रही है। भाई साहब दुर्गेश की हालत खराब, इसने अपना पैर पीछे खींचा और फिर उस औरत ने पता है क्या किया, वो चल के जाती है मामा के पास। अब जैसे ये पुल है, यहाँ पे वो औरत खड़ी थी, यहाँ पे मामा खड़े थे। मामा दुर्गेश को देख रहे थे कि वो सेफली पहुंच जाए। वो औरत चल के जाती है मामा के पास, अपना फेस उनकी तरफ घुमाती है और दुर्गेश देखता है कि भाई उसके इतने बड़े बाल हैं, मतलब वो पूरे ऐसे जमीन पे आ रहे हैं उसके बाल। अब वो औरत मामा से कुछ बोल नहीं रही है, चुपचाप बस एक टक घूर रही है मामा को, और मामा ने अपना सर ऐसे नीचे किया हुआ था। और थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि मामा उस जगह से चल के फिर से पुल के सामने आ गए। पुल के दूसरे एंड पे दुर्गेश खड़ा है, पुल के इस एंड पे मामा खड़े हैं, और वो औरत भी चल के वापस आके मामा के पीछे खड़ी हो जाती है। ये पूरा मंजर इतना ज्यादा डरावना था दुर्गेश के लिए कि इसके पैर वैर कांप रहे थे भाई। अब ये जैसे तैसे वो पुल पार करके दूसरी साइड पहुंचता है, और जब वो पहुंचा तो वो औरत मामा के पीछे से निकल के उस दुर्गेश के पास आई और उसने बोला कि ये पी लीजिए ना, सल्फी पी लीजिए, बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। अपने लोकल लैंग्वेज में बोले जा रही थी। दुर्गेश की तो ऐसी फटेहाल हुई पड़ी थी भाई, ये अपना सर बस नीचे रखता है ऐसे करके और धीरे 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 जो है मामा की तरफ बढ़ने लगता है। और ये जो औरत है ना, ये लगातार अपना जो एल्युमिनियम का बर्तन था ये लेके दुर्गेश के पीछे पीछे ही आ रही है और ये लगातार रिपीट कर रही है कि ये पी लीजिए ना, ये पी लीजिए ना। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि जो मामा थे ये दुर्गेश को बोलते हैं कि तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दो। मतलब उन्होंने ऐसे किया और बोला कि इसमें अपना हाथ फंसाओ दोनों। इन दोनों ने एक सर्कल जैसा बनाया एक्सटेंड करके दोनों हाथ को, और जो मामा थे ये ना अपने लोकल लैंग्वेज में ही कोई मंत्र पढ़ने लगे और जोर जोर से मंत्र का चैंट कर रहे हैं, और इन्होंने दुर्गेश का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ एकदम। तब जाके वो औरत जो अपना बर्तन था सल्फी का वो पटकती है वहां पे और बहुत जोर से मामा को गाली देते हुए पुल पार करके दूसरी साइड चली जाती है जहां पर नक्सलियों का टिला था, और देखते ही देखते वो इनके सामने से एकदम गायब हो गई। भाई दुर्गेश का तो यहाँ पे शरीर कांप रहा था पूरा। ये मामा के साथ वापस उस गांव में पहुंचता है, पूरे रास्ते इसने एक शब्द भी नहीं बोला मामा से। और फिर जैसे ही ये लोग गांव के अंदर पहुंचते हैं दुर्गेश अपना पेशेंस खो देता है भाई। दुर्गेश पूछता है मामा से कि मामा कौन थी वो औरत और आप ये हाथ में से पकड़ के क्या कर रहे थे। तब मामा ने एक बहुत ही भयानक कहानी बताई। उन्होंने बोला कि 3 साल पहले की बात है, ये औरत इसी गांव में रहती थी और जो ये नक्सली लोग हैं ये हर 7-8 दिन में गांव के अंदर आया करते हैं अपना जो भी राशन वगैरह होता है वो ले जाने के लिए। गांव के लोग जो भी खेती वेती करते हैं उन सब पे नक्सलियों का कट रहता है। 20% 30% अनाज ये लोग लेके जाते हैं अपने साथ, और गांव के अंदर जो भी लोकल फेस्टिवल या किसी की शादी या कोई सेलिब्रेशन हुआ तो ये नक्सली लोग रात को यहाँ पे आते हैं, अपना खाना वाना खा के फिर वापस जाते हैं। तो मामा ने बताया कि एक रात ये नक्सली इस गांव के अंदर आए हुए थे, कोई इनका लोकल फेस्टिवल चल रहा था, और उस फेस्टिवल में मतलब खाने के लिए ये लोग जंगल से सांप वाप पकड़ के लाते हैं और सांप को पका के ही इनको परोसा जाता है, चावल वगैरह दिया जाता है। अब सेलिब्रेशन के टाइम खाने के साथ उनको वहां का लोकल दारू भी परोसा जाता है जिसको सल्फी बोलते हैं। अब उस रात जो नक्सली कमांडर यहाँ पे बैठा था उसे इसी औरत ने सल्फी दिया था पीने के लिए। अब पीने के बाद शायद उस कमांडर की नीयत बदल गई, उस औरत के लिए खराब हो गई उसकी नीयत। उस रात तो उसने कुछ नहीं किया, ये सब लोग अपना खाना खा के दारू पी के वापस चले गए जंगल में। अगले दिन दोपहर के टाइम फिर से ये लोग आते हैं गांव के अंदर, और जो इस औरत का पति था ना इसको उठा के लेके गए अपने साथ। उन्होंने बोला कि ये मुखबिर है पुलिस का। यहाँ भाई यही सिस्टम है, अगर नक्सलियों को थोड़ा भी शक हो गया कि आप पुलिस के लिए मुखबिरी कर रहे हैं या फिर आर्मी के लिए मुखबिरी कर रहे हैं, ठोक देंगे आपको। जब नक्सली इसके पति को उठा के लेके जा रहे थे तब ये औरत भी उनके पीछे पीछे भागे अंदर जंगल में अपने पति को बचाने के लिए। अब इसके बाद से ही अगले 2 दिनों तक किसी गांव वाले को उस औरत या उसके पति की कोई खोज खबर नहीं मिली। ये लोग जैसे गायब हो गए थे बिल्कुल। अब तीसरे दिन गांव के लोग जो है जंगल के अंदर पहुंचते हैं इन दोनों को ढूंढने के लिए, और तभी अचानक उनको ये औरत दिखती है। ये एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और इसके बॉडी को किसी ने रस्सी से बांध रखा था उस पेड़ से। इसका जो ऊपर साड़ी वाड़ी था ये सब भी फटा हुआ था, और जो इसका पति था इसकी बॉडी उसी पेड़ से टंगी हुई थी ऊपर। उसके पति को मार दिया था नक्सलियों ने। अब ये लोग जाते हैं दौड़ के उस औरत के पास, तो देखते हैं कि मतलब ये बेहोश पड़ी है। पानी का छींटा वोटा मार के इसको होश में लाया गया, और जब ये औरत होश में आई तो इसकी नज़र गई पेड़ के ऊपर। इसने देखा कि इसके पति की लाश टंगी हुई है। भाई इसने अपना सुध बुध खो दिया।
जो गांव के लोग उन्हें ढूंढने गए थे उनमें से एक के पास हंसिया था। अब हंसिया बेसिकली एक टूल होता है जिससे घास की कटाई वगैरह करते हैं। इस औरत ने गांव वाले का वो हंसिया पकड़ा और अपनी गर्दन काट ली। इसने भी वहीं पे जान दे दी और बोलते हैं कि तब से इसकी आत्मा इस जंगल में भटकती है और जो भी अनजान आदमी इसको दिखता है वो उसे ले जाके सल्फी परोसती है और जिसने भी ये सल्फी उसकी पी ली ना, ये उसका काम वहीं पे तमाम कर देती है, खत्म कर देती है उसको। अब इस औरत की आत्मा को यही लगता है कि जैसे इसने उस नक्सली कमांडर को सल्फी परोसा था तो कोई और आदमी भी अगर इससे सल्फी लेता है तो वो भी उसी नक्सली कमांडर या नक्सलाइट ग्रुप का हिस्सा है। तो इस चक्कर में वो उस आदमी को मार देती है। फिर मामा ने बताया कि वो जो मैं कर रहा था तुम्हारा हाथ पकड़ के ऐसे गोल बना के, वो यहाँ का एक लोकल रिचुअल है और मतलब ऐसा करने से जो आसपास की ऐसे आत्मा प्रेत आत्माएं होती हैं वो दूर चली जाती हैं। मैं जो है अपने लोकल लैंग्वेज में उस मंत्र को पढ़ रहा था, जो हमारे यहाँ के देवता हैं उनको मैं इन्वोक कर रहा था उस जगह पे। भाई साहब क्यों अब नींद आने जाए दुर्गेश को। फटे में जैसे तैसे सोया क्योंकि अगले दिन इसे फिर से जाना था वो एरिया पार करके और नक्सली कमांडर का इंटरव्यू लेने के लिए। पर अगले दिन क्या होता है कि दोपहर के टाइम अचानक जिस घर के अंदर ये रुका हुआ था ना, जो मैंने बताया था कि सरपंच का घर था, उसके बाजू में एक और मतलब खाली घर पड़ा था, वहां पे वो रुका हुआ था पवन के साथ। तो डोर नॉक होता है इसका। इसने सोचा कि सरपंच साहब होंगे। इसने जैसे ही दरवाजा खोला ये देखता है कि दो आदमी खड़े हैं आगे। एक ने पूरा मुंह अपना ढका हुआ है गमछे से। वो दोनों अंदर घुसते हैं और अंदर घुस के इन्होंने गेट लगा दिया। उस रूम के अंदर पवन, वो दो आदमी और दुर्गेश थे। वो भाई साहब अपना गमछा हटाते हैं और वहीं नक्सली कमांडर था। उसने बोला कि यहीं पे मेरा इंटरव्यू लो तुम। अब कैसे लगी आपको आज की वीडियो बताना जरूर कमेंट में। और अगर आपके साथ भी या आपके परिवार में ऐसी कोई घटना हुई है तो जो नीचे ईमेल आईडी आ रहा है rovingllama@redfiles@gmail.com, अब इस पे मुझे लिख के भेजिए और मैं आपकी कहानी इस चैनल के माध्यम से सबको सुनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।